नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भोपाल की। हालांकि भोपाल हमारे देश में इन नामों से जाना गया कि वो नवाबों का शहर है, तालाबों का शहर है, झीलों का शहर है। ये कहा गया कि भोपाल में आपने तालाब नहीं देखे तो आपने क्या देखा। भोपाल को अंतिम शासक के समय तक, यानी कि जब भोपाल का अधिमिलन यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ, यानी कि उस समय बंटवारे के समय पर भोपाल का नवाब भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान जाना चाहता था। लेकिन भोपाल के लोग या देश में लोगों ने बताया कि भोपाल नवाबों ने बसाया था, यानी कि मुसलमानों ने बसाया था, अफगानों ने बसाया था। क्या कितनी सत्यता है, ये हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां इस प्रकार की चलती रहती हैं। और जब भोपाल का नामकरण या हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है, उस रेलवे स्टेशन का नामकरण होना शुरू हुआ और नामकरण करने की व्यवस्था ये सोचा गया कि इसका नामकरण करना है। मैं नामकरण के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खूब बदनाम की जाती है। ये कहा जाता है कि भाई इलाहाबाद का नाम आपने प्रयागराज क्यों रख दिया, मुगल सराय का नाम आपने क्यों बदल दिया, और अब हबीबगंज का नाम बदलकर आपने ऐसा क्यों रख दिया, यानी कि महारानी कमलापत के नाम से क्यों रख दिया। ये सारी बातें जब समाज में आ रही हैं तो हमारे यहाँ के तथाकथित सेकुलरवादी तथाकथित मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ना उनको भारत मालूम है, ना उनको हिंदुस्तान मालूम है, ना भारत की संस्कृति मालूम है, ना हिंदुइज्म मालूम है। क्योंकि अगर सेकुलर की बात करते हैं तो संसार में प्रैक्टिकली सबसे सेकुलर जाति अगर कोई मानी जाती है तो वो हिंदू मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू नास्तिक भी है तो भी हिंदू होता है। सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि अगर कोई नास्तिक है तो क्या आपके धर्म में वो शामिल है। अगर वो किसी देवी देवता की पूजा पाठ नहीं करता तो भी क्या आप अपने समुदाय में उसको मानते हैं। हिंदू एक ऐसा समुदाय है, अगर कोई पूजा पाठ किसी देवी देवता की नहीं करता है या विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा करता है, कोई नेचर की पूजा करता है, कोई पेड़ों की, कोई नदियों की, कोई जमीन की, कोई आसमान की, कोई सूर्य को अर्घ देता है तो कोई देवी देवताओं को मानता है, कोई निरंकारी है तो कोई किसी न किसी प्रकार से मूर्ति पूजक है। ऐसे सभी समुदाय एक साथ रहते हैं। हालांकि यहाँ तक कि परिवार में अगर 4 लोग रहते हैं तो चारों अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने देवी देवताओं को मानते हैं, और 5वां अगर नहीं मानता तो भी वो परिवार का सदस्य ही माना जाता है। यही सेकुलरिज्म है, यही पंथ निरपेक्षता है। यानी कि हम पंथ के आधार पर बात नहीं करते, हम सिर्फ धर्म के आधार पर बात करते हैं। और धर्म का मतलब धारण करने से है, धर्म का मतलब व्यवस्था से है, धर्म का मतलब पूरे विश्व को एक रूप देखने से है, धर्म का मतलब एकात्म मानव दर्शन से है, धर्म का मतलब एकात्मता से है। अब जब ऐसा धर्म भारत में हो और उसके बावजूद लोग ये कहें कि नहीं साहब ये आपने क्या कर दिया, हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापत रेलवे स्टेशन क्यों रख दिया, जिज्ञासा तो बननी स्वाभाविक है। मुझे लगा कि देश को ये पता होना ही चाहिए कि आखिर रानी कमलापत का गौरवशाली इतिहास क्या है। क्या वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं भी, या फिर ये खाली पीली का बवाल बन रहा है। और माननीय मोदी जी, माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी क्या खाली पीली का ढिंडोरा फूट रहे हैं। मैं आपको बताऊं, रानी कमलापति जो हैं वो एक गिन्नौरगढ़ नामक स्थान पर एक शासक हुए हैं, उनकी स्थान है। पहले उससे पहले मैं आपको चर्चा बता दूं कि हम सबको मालूम है, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश से एक शासक वर्ग निकला जिसने पूरे हिंदुस्तान को एकजुट किया, जिसको गुप्त कहा करते थे। गुप्तों का शासन मध्य प्रदेश, आज के तत्कालीन मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, और गुप्तों में इतने महान शासक हुए जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया, भागवत धर्म अपनाया। और हम अगर उनकी आगे की बात करें तो आज भी लोग कहते हैं कि भाई कुमार गुप्त को क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को क्या कहेंगे, या फिर आप स्कंदगुप्त को क्या कहेंगे, या समुद्रगुप्त को क्या कहेंगे। समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक हुआ है जिसने मध्य प्रदेश से शुरू होते हुए पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोया। स्कंदगुप्त ऐसा शासक हुआ है जिसने मलेक्षों को हराने के लिए पूरी जोड़ी
पूरी ताकत लगाई और मलेच्छ हिंदुस्तान में प्रवेश नहीं कर पाए। कुमार गुप्त की बात करें या और गुप्त वंशों की बात करें, वहां से निकले। अगर कोई ये कहता है कि भाई ये तो भोपाल बसाने वाले कहीं न कहीं ये नवाब हैं, तो फिर गुप्तों का शासन लगभग 400 वर्षों तक रहा। 6ठी शताब्दी में इसी युग को स्वर्ण युग भारत का कहते हैं। इसी युग को भारत का वो समय कहते हैं, गौरवशाली इतिहास बताते हैं, जिसने विश्व में शांति स्थापित की और पूरे विश्व को ये बताया कि भारत क्या है। उनके बाद वहाँ पर अगर कुछ आगे हुआ तो हम सब जानते हैं कि गुप्तों का जैसे जैसे धीरे धीरे करके पतन और क्षरण हुआ, गुप्तों के पतन क्षरण के बाद पूरे देश में राजपूत या मैं कहूँ कि बीच का शासन आया। इनमें बहुत सारे शासक अलग अलग प्रकार के डेवलप हुए। वो अलग देश को कई हिस्सों में अलग अलग राजाओं ने शासन किया और उन राजाओं के शासन काल में ये डेवलप हुआ। मैं अगर कहूँ कि 8वीं शताब्दी की बात की चर्चा करूं तो 8वीं शताब्दी में इस एरिए को पूरा का पूरा अगर किसी ने बनाकर रखा तो वो परमार काल, परमार राजाओं ने बनाया। परमार राजाओं के समय पर के बाद, जब परमार राजा मैं कहूँ 8वीं सदी से लेकर और 1000वीं सदी तक परमारों का यहाँ कब्जा रहा और परमारों के बाद गौड़ वंशियों का यहाँ शासन रहा। आप सब ने सुना ही होगा कि गोंड राजाओं की कथाएं। गोंड राजा पूर्ण रूप से विदेशियों के विरुद्ध खड़े थे और गोंड राजा जंगलों में राज्य करने वाले थे। आज भी गोंडों को हम आदिवासी समुदाय में लोग काउंट करते हैं। हालांकि आदिवासी का मतलब पिछड़ा हुआ बिल्कुल नहीं। आदिवासी का मतलब वन का संरक्षण करना, उन स्थानों पर देवी देवताओं की स्थापना करना और वनों में अरण्यक जो लिखे गए, अरण्यक जिनको कहते हैं, यानी कि वनों में जिन ग्रंथों की रचना हुई, अरण्यकों की जो रचना हुई, उनको अगर किसी ने पोषित किया तो वो आदिवासी समुदाय के लोग थे। उन्हीं आदिवासियों में गोंड राजा हुए। गोंड राजाओं ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। गोंड राजाओं में राजा जब डेवलप हुए तो उनके बाद एक पीढ़ी आई। मैं अगर कहूँ कि इन राजाओं में इनकी राजधानी गिन्नौरगढ़ की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर। आप सोच सकते हैं कि भोपाल से केवल 45 किलोमीटर दूर पर राजा बैठता हो, गोंड राजा की राजधानी हो, और वहां से 45 किलोमीटर के अंदर कोई शहर डेवलप हो जाए और वो गोंडों का शहर ना हो। और जो 45 किलोमीटर दूरी पर उनका जो एरिया है वो 10 किलोमीटर परिधि में, उसमें 4 बड़े तालाब, 24 बड़ी बावड़ियां बनी हुई हों, जो देखने में अपने आप में पता लगता है। और उसमें भूतल में इसके 4 तल्ले बने हों और यहाँ से सुरंगें अलग अलग स्थानों के लिए निकली हों और यहाँ शासन किया हो उन्होंने। हालांकि मैं अगर कहूँगा कि जब हम ये हबीबगंज और रानी कमलावत की बात पर आते हैं, वहाँ मुख्य पॉइंट पर, तो फिर बात सामने निकल कर आती है। बात यह है कि रानी कमलापति थी कौन, इस स्टेशन का नामांतरण उनके नाम से क्यों हुआ, क्या उनका कोई अस्तित्व है? रानी पद्मावती, कमलावती रानी पद्मावती के ही तर्ज पर जल समाधि लेने वाली रानी थी, जिन्होंने मुसलमानों के आगे न झुकते हुए अपने को जल समाधि ले ली थी। उनके ही, जिनको उसने भाई माना, एक राजा, एक लुटेरे को, और लुटेरे से मदद मांगी। भारत की परंपराओं में ऐसा था भी कि महिलाएं जब अकेली हो जाती थी, परिवारों में डिस्प्यूट होता था, तो वो किसी भी व्यक्ति को अपना भाई बनाकर उससे सुरक्षा मांगती थी, उससे रक्षा मांगती थी। 16वीं सदी की बात है कि भोपाल क्षेत्र पर, जो ये आज का क्षेत्र है, यहाँ पर गोंड राजाओं का शासन चलता था। रानी कमलावती गोंड राजा निजाम शाह की पत्नी थी। भोपाल के पास गिन्नौरगढ़ से राज्य का संचालन करती थी। गद्दी का मोह कुटुंबियों में भी होता है और सत्ता का हस्तांतरण भी करने के लिए लोग प्रयास करते हैं। राजा निजाम शाह को उनके भतीजे आलम शाह ने भोजन पर बुलाया और उसको जहर देकर मार दिया। जब उसकी हत्या हो गई तो जहर देने के बाद रानी अपने बेटे नवल शाह की रक्षा के लिए गिन्नौरगढ़ से भोपाल चली आई।
भोपाल के छोटे तालाब के पास रानी ने अपना महल बनवाया। रानी ने अफगान आए, जो अफगान आए से मतलब अफगान जो उनके यहाँ कर्मचारी नौकर चाकर हुआ करते थे, अफगानों में से एक मोहम्मद खान से अपने पति के हत्यारे आलम शाह को सबक सिखाने की बात कही और मोहम्मद खान को मदद के रूप में उस समय 1 लाख रुपया देने का वचन दिया। मोहम्मद खान 1 लाख रुपया के लालच में महारानी से राखी बनवाई और राखी बनवाने के बाद वो आलम शाह महारानी की ताकत को लेकर, ताकत मोहम्मद खान की नहीं है, ताकत आलम शाह ताकत जो है वो रानी की है, क्योंकि बहुत बड़ा समुदाय रानी के साथ खड़ा था। रानी के उस शक्ति से इस मोहम्मद खान को नेतृत्व दिया गया। मोहम्मद खान ने आलम शाह को मौत के घाट उतारा। रानी से उसने धन की भरपाई पूरी ना हो पाने का, क्योंकि रानी सत्ता में नहीं बैठ पाई थी फिलहाल, रानी उसको पैसा पूरा देती। इतने में ही मोहम्मद खान ने रानी के साथ विश्वासघात किया और रानी के ऊपर बुरी नज़र रखी। उसने इस शासन को, जो आलम शाह को उसने मारा था, आलम शाह को मारने के बाद वो स्वयं सत्ता पर बैठ गया और रानी के पक्ष में जो लोग खड़े थे, यानी कि अब इसका भी वही हश्र होने वाला था जो कि हश्र आलम शाह का हुआ था। क्यों? क्योंकि रानी के साथ जनता थी। रानी के साथ जनता होने के कारण आलम शाह की अगर मृत्यु हो सकती तो मोहम्मद खान की मृत्यु क्यों नहीं हो सकती। मोहम्मद खान को यह उपाय सूझा, क्यों ना रानी से निकाह कर लिया जाए। उसने रानी को निकाह करने के लिए दबाव बनाया। रानी ने जब ये कहा कि वो तो भाई मानती है, उसने तुमको राखी बांधी है और वो भाई की तरह आपसे मदद ले रही थी अपने पति के हत्यारों को लेकर, इसलिए वो तुमसे निकाह नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में रानी का बेटा नवल शाह के नेतृत्व में फिर एक युद्ध हुआ। किससे? मोहम्मद खान से। और मोहम्मद खान उस युद्ध में जब विजय प्राप्त की उसने, तो एक लाल घाटी से धुआं छोड़ा गया। धुआं छोड़ा मतलब एक संदेश दिया जाता था कि युद्ध हार रहे हैं। रानी ने महल से जब इस चीज को देखा, वो समझ चुकी थी कि अब कहीं ना कहीं मोहम्मद खान उसकी अस्मत के ऊपर, उसके सम्मान के ऊपर हमला करेगा। उसने अपने निजी सचिवों को तालाब की नहर का रास्ता अपने महल की ओर खोलने के लिए कहा। रानी अपने संपूर्ण वैभव के साथ महल के सबसे नीचे वाले तल में जाकर बैठ गई और अपने शील की रक्षा करने के लिए उसने जल समाधि ली। मैं आपको बता दूं कि उस समय जौहर कई प्रकार का होता था। एक तो अग्नि में जौहर दिया जाता था, जल समाधि में जौहर दिया जाता था, कुछ और ना मिले तो पहाड़ से कूद कर भी जौहर किया जाता था। रानी ने जल समाधि का जौहर किया, इसी को जल जौहर भी कहते हैं। जैसे रानी पद्मावती का आपने खूब किस्सा सुना होगा, वैसे ही इस रानी ने भी, यानी कि रानी कमलापति ने भी जल समाधि ले ली और अपने सम्मान की, अपने कुल की, हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करते हुए वो ईश्वर को प्यारी हो गई, वो भगवान के पास चली गई। इसमें जब ये सत्ता पर मोहम्मद खान बैठ गया तो इसने वहां पर अब नवाबी, यानी कि नवाब अपने आप को घोषित किया और धीरे धीरे करके नवाबों के शहर के रूप में इसको डेवलप करना शुरू किया। तब से लेकर, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 16वीं सदी की बात है, जब रानी कमलापति ने अपनी इस्मत बचाने के लिए मोहम्मद खान के आगे गिरने के बजाय, अपना शरीर सौंपने के बजाय आत्महत्या करना, या मैं कहूँ जल समाधि लेना, या मैं कहूँ जल जौहर करना स्वीकार किया था। इतनी बड़ी कुर्बानी करने वाली महिला, वो उसके विषय में लोगों को ज्ञान नहीं है। आप जाते होंगे भोपाल में, आप देखेंगे एक रानी का महल कहा जाता है। रानी के महल की खास बात यह है कि उसकी 3 या 4 मंजिलें पानी के अंदर हैं और उसके ऊपर का कुछ हिस्सा खुला हुआ है और बाकी सब जल में है। ये वही स्थान है जहां पर रानी ने जल समाधि ली थी। लेकिन आज हमारे यहाँ की समस्या ये है, क्योंकि नवाबों ने उस पर अपनी तस्वीर लगाई, इसलिए उस स्थान पर लोग जाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, फोटो बनाते हैं, कुछ गपशप लड़ाते हैं, मोहब्बत के परवाने वहाँ घूमने के लिए जाते हैं और जाने के बाद अपनी एक तस्वीर डालते हैं और कहते हैं कि हम रानी के किले पर गए थे या रानी के महल पर गए थे। उनको नहीं मालूम कि ये वही स्थान है जहाँ रानी की रूह आज भी टहल रही होगी और ये सोचती होगी कि हे भगवान, मैंने किस कारण से समाधि ली थी और आज वातावरण कैसा बन गया। मैं आपको बताऊं कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख में माननीय मोदी जी, माननीय
केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने ये फैसला किया कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन कोई नया रेलवे स्टेशन नहीं है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो क्षेत्र है कभी शाहगंज के नाम से जाना जाता था, और शाहगंज के नाम से ये रेलवे स्टेशन तो अंग्रेजों के समय पर बना था, लेकिन बाद में मैं अभी की बात कहूं, अभी 1979 यानी कि आज से मैं अगर कहूं कि 42 साल पहले इसका नाम हबीबगंज रख दिया गया। किसके शासनकाल में? कांग्रेस के शासनकाल में शाहगंज से इसका नाम हबीबगंज रख दिया गया। और हबीबगंज इसलिए रख दिया गया क्योंकि एक नवाब वहां हबीब हुआ करता था, हबीब खान, हबीब शाह, जो भी उसका नाम हो, उसके नाम से रखा गया, यानी कि पहचान इस्लामिक दी गई। जबकि आज से 40 वर्ष पहले तक इस स्थान की पहचान गोंड राजाओं के नाम से थी। आज माननीय मोदी जी ने, या मैं कहूं केंद्र की सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह जी ने उसका नाम बदलकर उसको पुनः गौरव दिया है। और रानी कमलापति के बलिदान को आज मैं कहूं कि आज 600 वर्षों के बाद सम्मान, पुनः 700 वर्षों के बाद सम्मान मिला, या 600 वर्षों के बाद सम्मान मिला। गौरव करना चाहिए भारत के लोगों को, इन लोगों का जो भारत में की गई कुर्बानियां, बलिदानियों की कुर्बानी, बलिदान को पुनः स्थापित कर रही हैं। आज़ादी के या स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर इस प्रकार के उद्घाटन, और ख़ास तौर से जब आज आदिवासी दिवस हो, तो आदिवासी दिवस पर गोंड रानी को सम्मान देना भारत के लिए सम्मान की बात है, और प्रेरित करता है कि भारत की स्त्रियां, पुरुष ही नहीं, भारत की स्त्रियां भी कितने बलिदान दिए। जब आप आज और हम आज सुरक्षित हैं, लेकिन क्या वही इस्लामिक चरमपंथ फिर भारत पर हावी होगा, या आप हावी होने देंगे? क्या उनके नामकरण, उनका बदलाव, क्या पुनः भारत के वैभव को स्थापित करना हम सब की जिम्मेवारी नहीं बनती? मुझे लगता है ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम भारत के वैभव को पुनः स्थापित करें, और मुझे लगता है हम स्थापित करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।